आपको इस यूथ को, इनके मसाइल को, इनको देखना पड़ेगा। और अभी तो जेन जी तक पहुंचे जनाब आप, इसके बाद जेन अल्फा आ गई है। जेन अल्फा तैयार खड़ी है इस वक्त, 25 से ऑनवर्ड आपकी बीटा भी आ गई। ये जब अल्फा बीटा आएंगी तो सर ये लग पता जाएगा आपको। हमारे जो टीचर्स हैं, उनकी जो एक इज़्ज़त होती थी, आज से अगर मैं कंपेयर करूँ, उसमें क्या डिफ़रेंस आपको नज़र आया है? जो टीचर कहते थे कि अभी तुम्हें दिसंबर में और जनवरी में तुम्हें अभी जो है वो डंडे पड़ेंगे और डंडा खुद तोड़ के लाओ जाके, ठीक है, डंडा खुद तोड़ के लेके आए। उसके बाद डंडे खाने के बाद भी वो जनरेशन जो थी वो न सिर्फ ये कि चुप रहती थी बल्कि टीचर की रिस्पेक्ट भी करती थी। अब जो जनरेशन है वो जनरेशन की तरफ आपने घूर के देखना तो जैसे मैंने कहा दूर की बात है, उसको सिंपली इग्नोर करना भी उसके लिए स्ट्रेसेस है। एक वक्त था यूनिवर्सिटी स्ट्रगल करती थी क्वांटिटी के लिए, अब वो दौर जो है वो उससे आगे की बातें आ रही हैं कि नंबर तो आ गया, अब हमें उस नंबर को हैंडल करना है, अब उसकी वेल बीइंग के ऊपर काम करना है और स्टूडेंट की इश्यूज के ऊपर काम करना है। स्टूडेंट की इश्यूज के ऊपर अगर आप काम नहीं करेंगे तो ये खुदा न खास्ता जो अनफॉर्चुनेट जो एपिसोड जो अभी जो हुई हैं, ये चीजें इससे बहुत आगे तक जा सकती हैं। हमारे मुआशरे के साथ इस वक्त जो मसला चल रहा है कि हमारा जो टीचर है वो एजुकेटेड तो उतना है, एक्सपीरियंस भी उसके पास है, एक्सपोजर भी उसके पास है, पेपर्स भी उसने पब्लिश कर लिए, वो ट्रेंड नहीं है। आप यूके की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं, उनके डिफरेंट लेवल्स हैं ट्रेनिंग के टीचर। ये अनफॉर्चुनेट एपिसोड तो अभी हुआ। हम अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले ही स्टूडेंट वेलबींग के ऊपर काउंसलिंग के थ्रू, एडवाइजर्स के थ्रू हम ऑलरेडी इस पे जा चुके हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम हम इससे पहले इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। आर्ट्स एंड कल्चर कितना रोल प्ले करता है? अब बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, तारे ज़मीं पर, थ्री इडियट्स, गुड विल हंटिंग, देयर आर लॉट ऑफ मूवीज़ दैट हैव एक्चुअली बीन मेड, रियली वेरी आउट क्लास मूवीज़, जो इस टॉपिक को बड़ी खूबसूरती से बताती हैं, दैट मे बी इट्स ओके, दैट मे बी स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी बहुत प्रेशर है। पाकिस्तान में एक थोड़ी-सी इसकी किल्लत नज़र आती है। आर्ट एंड कल्चर ना जिस मुआशरे में नहीं होती ना वो मुआशरा घुट जाता है। टुडे इज द टाइम, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी स्टेज आए किसी टीचर के साथ कोई ऐसा मिसहैप तो मुआशरे में इससे भी ज्यादा अनरेस्ट होगा और वो अनरेस्ट बच्चों में आएगा। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum and a very warm welcome to the Shanaft podcast. Today, my guest is someone that's been on the podcast before. We have with us Professor Dr. Farooq Anwar, Noor International University. Sir, welcome to the show again. बहुत शुक्रिया उज़ैफ़ा, थैंक यू वेरी मच, इट्स प्लेयर टू बी हियर अगेन। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हमने आपको ठाक। बहुत मिस किया शो पे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स द रीजन आई एम हियर अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर तो सर थैंक यू फॉर कमिंग और आपको रोड शो नज़र आ गई थी स्मॉग में। दैट। स्मॉग स्मॉग कहेंगे, फॉग कहेंगे, ये जो आजकल विंटर तो होता है। प्रॉपर फॉग आ गई ना आजकल, हुँ, तो वो जो है वो अब तो हमें आदत हो गई ना। बात हो गई है। देखते-देखते अब तो शायद किसी विंटर में अगर कहीं फॉग नहीं होगी तो शायद हम उसको मिस करेंगे। वुड यू से कि इस साल लास्ट ईयर से डिफरेंट है या इस साल ज़्यादा है या कम है? यार ये हर साल यही हम कहते होते हैं कि इस दफ़ा जो सर्दी पड़ रही है ये ज़िंदगी में कभी नहीं आई था। वो सही बात है। और हर दफ़ा जो है वो हम यही बात करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि वो रूटीन इतना से एक मैटर। फ़ैसिनेटिंग टॉपिक क्यों है वैसे हर किसी के लिए कि जब मिलना है किसी से तो सर्दी पे ज़रूर वो सेम आपकी बात है, कमेंट यही होता है कि गर्मियों में भी यही होगा, पाकिस्तानियों का ये एक फन है। जबकि वी डोंट नो द फैक्ट्स आइदर मतलब कि वाक़ई है भी या नहीं है। नहीं ऐसे ही है असल में ना, ये जनरली ना बफ़र करने के लिए ना शुरू में वो हाउ इज़ द वेदर? हाँ, हाउस द हाउ यू वेदर। फीलिंग एंड हाउ इज़ द वेदर? और ये इंटरनेशनली ऐसे ही है, ये तो इसी तरह से बिल्कुल ऐसा ही है है। जी सर। तो सर टुडे the topic that we have selected is beyond grades, the silent crisis of mental health. तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि क्या ये वाक़ई एक क्राइसिस है? ज़फ़ा क्राइसिस से बड़ी अगर कोई कैटेगरी है तो शायद वो इसके लिए यूज़ करने चाहिए वर्ड्स। मेंटल वेल-बीइंग इतना बड़ा इश्यू है इस वक़्त ओवरऑल सोसाइटी का, सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं है, हम तो सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं और स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स की। ये एक्चुअली ओवरऑल सोसाइटी का ही इश्यू है और हमने कभी इसको मसला समझा ही नहीं है, हमारा मसला ये है। हम ये समझते हैं कि यार ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ी बात है और मेंटल वेल-बीइंग ऑफ द स्टूडेंट जो है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक पुरानी जनरेशन होती थी ना जिसका एक रिस्पॉन्स होता था, शायद उस ज़माने के लिए वैलिड होगा कि यार व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैन अप। आई थिंक इन टुडेज़ एज यू कांट जस्ट डिफ्यूज़ द सिचुएशन बाय सेइंग समथिंग लाइक दैट। देखो मैं ना हुज़ैफ़ा हमेशा ये बात करता होता हूँ कि ये जो है ना ये जेन ज़ी है। ये वो वाली जनरेशन हमारे बड़ों वाली ये रेज़िलिएंट जनरेशन नहीं है। ये बच्चे जो हैं दे आर सुपर सेंसिटिव जनरेशन। सुपर सेंसिटिव जनरेशन के मसाइल भी डिफरेंट हैं और उनके सॉल्यूशंस भी डिफरेंट हैं। हमारा मसला ये है कि हम देखते हैं अपने बड़ों की तरफ। अपने बड़ों की तरफ देखते हुए इस जनरेशन के इश्यूज़ को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। व्हेयरएज़
3 जनरेशंस का गैप इस रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में, को पता है कि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है कि आप उन सॉल्यूशंस के साथ जाएँ। आपको इस यूथ को, इनके मसाइल को, इनको देखना पड़ेगा। और अभी तो जेन ज़ी तक पहुँचे जनाब आप, इसके बाद जेन अल्फ़ा आ गई है। जेन अल्फ़ा तैयार खड़ी है इस वक़्त। जेन अल्फ़ा 13-13, 14-14 साल के आपके बच्चे हैं जो कि इस वक़्त दे आर अबाउट टू एंटर इंटू द यूनिवर्सिटीज़। और उसके बाद अब तो माशाल्लाह 25 से ऑनवर्ड आपकी बीटा भी आ गई। बिल्कुल। तो ये जब अल्फ़ा बीटा आएँगी तो सर ये लग पता जाएगा आपको कि ये इनके मसाइल क्या है और इनकी मेंटल वेल बीइंग इतना सिंपल नहीं है उसको एड्रेस करना। अच्छा, आपकी जो क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो तो बड़ी पक्की हैं। सो वुड यू से कि बीइंग द प्रो वाइस चांसलर वर्किंग विद स्टूडेंट्स डे इन एंड आउट, यू नीड टू नो कि यार अल्फा क्या है, बीटा क्या है, जेन ज़ी क्या है? ओह यस, क्यों नहीं, क्यों नहीं? हुँ, वो ना मैं अक्सर कहता हूँ हमारे जो बड़े थे ना, हमारे जो वालिद और उनके जो वालिद जो थे, वो एक जो जनरेशन थी उससे पहले उसको हम कहते थे जेन साइलेंट। हुँ। अच्छा, वो जेन साइलेंट बड़ी मज़े की जनरेशन थी। वो कहते थे कि खामोश, कुछ भी हो रहा है, खामोश। दे वर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव विद देयर फीलिंग्स आइदर। आई थिंक उनके लिए सबसे बड़ा गुनाह यही था कि एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। अच्छा, हुँ, वो लोग जो थे ना, ये वो थे, वो जो थे, आप कह लें कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जो लोग हैं, ये वो लोग थे। अच्छा, ये लोग थे बड़े करियर फ़ोकस्ड, करियर ओरिएंटेड लोग थे। आप अपने पेरेंट्स देख लें, मैं अपने देख लूँ। फिर उसके बाद ये था कि ये लोग कहते थे कि बात नहीं करनी, खामोश रहना है। जो हो रहा है, ज़ुल्म हो रहा है तो सहना है। वो हुकूमत कर रही है, वो बॉस कर रहा है, वो बेगम कर रही है, वो कोई भी कर रहा है, उस पे खामोश रहना है। खामोशी उनका बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक था। ठीक है? अच्छा, वो जनरेशन जो थी, वो ये वो लोग थे जो कि रेज़िलिएंट भी थे, जो कि हालात के साथ लड़ते भी थे और सारी चीज़ें उनमें थी। अब उसके बाद आए हम लोग, बेबी बूमर्स आए, वो एक्स वाले आए, जेन वाई वाले आए, मिलेनियल्स आए और फिर उसके बाद चलते-चलते हम यहाँ तक आ गए। सबकी ना एक्चुअली ये सिर्फ़ टर्मिनोलॉजीज़ नहीं है। ये हर एक की अपनी-अपनी ट्रेड्स हैं और अपनी-अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये बड़ी मज़े की हैं। मुझे याद है जब हमने एमबीए शुरू किया था तो तब हमने ये मार्केटिंग में हमने ये सारी ये पढ़ी और हम ये कहते होते थे कि यार ये क्या अजीब-सी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ रही हैं और ये क्या है ना? बाद में पता ये चला कि ये हर एक ग्रुप की अपनी-अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अगर आप उनको उस कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक देखेंगे, आपके लिए आसानी होगी। और स्पेशली हम जो यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में अगर हम देखें तो ये बच्चे जो हैं, ये जेन ज़ी के मसाइल ही डिफरेंट हैं और इनकी वेल बीइंग उतना ही बड़ा चैलेंज है। वो एक चीज़ मेरे माइंड में आती है, देयर इज़ अ सेइंग इट वेंट क्वाइट वायरल एज़ वेल, यू नो, टफ टाइम्स क्रिएट टफ मैन क्रिएट ईज़ी टाइम्स क्रिएट वीक मैन। तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रुथ इन दैट व्हेन यू लुक एट इट दैट वे। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है कि ये वो जनरेशन है जिसको शायद हमारा भी कसूर है कि हमने इस जनरेशन को टफ टाइम हमने इनको दिया ही नहीं। ज़्यादा इ कॉडल किया है। इन्होंने टफ टाइम देखा ही नहीं, ये पैम्पर कर के हमने ये जनरेशन जो है वो इसको इस लेवल पे ले आए कि अब इनको हम लोग थे, देखो मुझे याद है और आप भी बल्कि उस दिन बात कर रहे थे कि हम जिन टीचर से पढ़े, हमारे टीचर हमें फिज़िकल पनिशमेंट तक जाते थे। डाँटना तो बड़ी मामूली सी बात होती थी हमारे दौर में, मतलब हमारे टीचर हमारे वालिदैन, ठीक है? आप उस दिन अपनी स्टोरी बता रहे थे, ठीक है? बिल्कुल, अच्छा, अब टीचर वालिदैन के लिए ये रूटीन की चीज़ थी और हम उसको उसके बाद नॉर्मल हो जाया करते थे, ठीक है? अच्छा, अब ये जो जनरेशन आई, ये जनरेशन इस तरह की है कि वो कहते हैं कि सर बाबा फलाँ ने मुझे ऑस्ट्रासाइज़ किया। अच्छा, ब ऑस्ट्रासाइज़ किया, कैसे ऑस्ट्रासाइज़ किया? ही एक्चुअली इग्नोर्ड मी, ठीक है? उन्होंने मेरी तरफ जो है वो फलाँ टीचर ने मेरी तरफ देखा नहीं। अच्छा, देखा नहीं तो अब फिर क्या हो गया भाई, हमारे नज़दीक तो फिर क्या हो गया? लेकिन इन बच्चों के लिए ये दैट मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल, इनके नज़दीक ये छोटे-छोटे वो स्ट्रेसर्स हैं जिनको हम शायद स्ट्रेसर्स समझते ही नहीं थे, बिल्कुल। ठीक है? तो अब ये जो सुपर सेंसिटिव जो जनरेशन है हुज़ैफ़ा भाई, अब इसको हैंडल करना है और पुरानी टेक्नीक्स के साथ ये नहीं हैंडल होने वाले अब। बिल्कुल, नहीं वही आपकी बात है, हमारे तो इस्लामियात के सर थे, वो कहते थे बेटा अपनी स्टिक भी खुद साथ सुबह से लेके आनी है, जो बच्चा स्टिक नहीं लेके आया उसे ज़्यादा मार पड़ेगी। तो हम खुद हर बच्चा जो है ना सबसे अच्छी स्टिक, सबसे मज़बूत स्टिक, सबसे ज़्यादा दर्द देने वाली स्टिक चूज़ करके लेके जाता था सर के पास कि सर ये देखें, आज की मार से मैं माफ़ हूँ या नहीं हूँ। तो नो यू आर एक्चुअली वेरी राइट कि एक बड़ा सेंसिटाइज्ड सिचुएशन हैज़ बीन क्रिएटेड आई थिंक एंड परवरिश से ये चीज़ शुरू होती है, अपब्रिंगिंग से शुरू होती है। आई थिंक गिविंग इन टू द डिमांड्स एंड व्हिम्स एंड आई थिंक पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है आजकल अपने बच्चों को हैंडल करना, सँभालना। इट्स अ रिकरिंग थीम दैट वी आर सीइंग।
But because we're talking about this and you're also the pro vice chancellor for Noor International University, एक बड़ा सवाल ये आता है कि इस सब में स्टूडेंट्स की बात तो हम करेंगे, आगे भी करेंगे। मुझे एक इश्यू नज़र आ रहा है, ग्लेयरिंग इश्यू नज़र आ रहा है कि हमारे जो टीचर्स हैं, उनका जो सोसाइटी में रोल है, उनकी जो एक इज़्ज़त होती थी, आज से अगर मैं कंपेयर करूँ, उसमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आया है विद दिस इमर्जिंग जनरेशन? ग्रेजुअली ना हुज़ैफ़ा हमारी सोसाइटी वैसे डिटेरियोरेशन की तरफ जा रही है। आप ये देखो कि जो टीचर कहते थे कि अभी तुम्हें दिसंबर में और जनवरी में तुम्हें अभी जो है वो डंडे पड़ेंगे और डंडा खुद तोड़ के लाओ जाके। ठीक है, डंडा खुद तोड़ के लेके आए, उसके बाद डंडे खाने के बाद भी वो जनरेशन जो थी वो ना सिर्फ़ ये कि चुप रहती थी बल्कि टीचर की रिस्पेक्ट भी करती थी। ठीक? अब जो जनरेशन है, वो जनरेशन की तरफ आपने घूर के देखना तो जैसे मैंने कहा दूर की बात है, उसको सिंपली इग्नोर करना भी उसके लिए स्ट्रेसेस है। ठीक है? अच्छा, अब ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो इस हद तक रैपिडली चेंज हुई हैं कि हमें खुद नहीं समझ आ रही कि हमने इसको रिएक्ट कैसे करना है। अब इस वक़्त जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ इस वक़्त स्ट्रगल इस चीज़ के साथ कर रही हैं। एक वक़्त था यूनिवर्सिटीज़ स्ट्रगल करती थी क्वांटिटी के लिए, नंबर के लिए, नंबर गेम के लिए कि स्टूडेंट्स को लें। अब वो दौर जो है वो उससे आगे की बातें आ रही हैं कि नंबर तो आ गया, अब हमें उस नंबर को हैंडल करना है। अब उसकी वेल बीइंग के ऊपर काम करना है और स्टूडेंट के इश्यूज़ के ऊपर काम करना है। स्टूडेंट के इश्यूज़ के ऊपर अगर आप काम नहीं करेंगे, तो ये खुदा न ख़ास्ता जो अनफॉर्चुनेट जो एपिसोड्स जो अभी जो हुई हैं, ठीक है? ये चीज़ें इससे बहुत आगे तक जा सकती हैं। सो आप क्या कहेंगे कि आजकल के दौर में ऑब्वियसली स्पेशल टेक्निक्स की भी रिक्वायरमेंट है एंड देयर इज़ अ स्पेशल वे टू हैंडल द करंट सिचुएशन एंड द करंट प्रॉब्लम्स। व्हाट इन योर ओपिनियन आर दोज़ पर्टिकुलर वेज़? मैं ना हमेशा 2 चीज़ें इसमें कहता हूँ, 2 सॉल्यूशंस हैं इस वेल बीइंग को इंश्योर करने के लिए। एक है, आपके पास इंतहाई एक्सपर्ट किस्म के आपके पास काउंसलर्स, एडवाइज़र्स, आपके पास साइकोलॉजिस्ट आपके पास लोग। सिर्फ़ साइकोलॉजिस्ट और एडवाइज़र्स और काउंसलर्स होने से काम नहीं चलेगा। वो लोग जो कि प्रॉपरली हू आर एक्सपर्ट इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन और जिनको पता हो कि स्टूडेंट के किस किस्म के इश्यूज़ आएँगे और उनको हैंडल कैसे करना है। ठीक? अच्छा, वो उसके लिए 1 सेशन, 2 सेशन, 10 सेशन, 50 सेशंस की भी ज़रूरत हो सकती है। उसके लिए पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है उसको एट टाइम्स उसको साइकियाट्रिस्ट की तरफ भी रेफ़र करना पड़ सकता है। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने साइकियाट्रिस्ट को अपना नहीं सर, पैनल भी लेकिन दिया हुआ है। उन स्टूडेंट्स को रेफर कौन करेगा? वो अगर वो सामने ही ना आए अपने इश्यू लेके, वो जो बच्चा एक इतना कंफर्टेबल अपने माँ-बाप के साथ नहीं है, उन्हें बताते हुए, अपने भाई-बहनों को बताते हुए नहीं कंफर्टेबल, वो आपके साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाएगा? हुज़ैफ़ा जो सेमेस्टर सिस्टम है ना, सेमेस्टर सिस्टम की स्पिरिट आपको पता है क्या है? सेमेस्टर सिस्टम की स्पिरिट ये है जब टीचर को फुल अथॉरिटी दे के, ऑटोनॉमी दे के, जब टीचर को स्ट्रेंथन किया गया ना इस सिस्टम के अंदर, इससे पहले एनुअल सिस्टम होता था। उसका मकसद ये था कि टीचर जो है वो आपका कंप्लीटली मेंटोर बन जाता है। टीचर आपके साथ आइडियली स्पीकिंग टीचर अपने बच्चे के साथ कनेक्ट होता है। टीचर को उसके साइकोलॉजिकल और जो अदरवाइज़ जो उसके जो इश्यूज़ हैं, हर एक से टीचर वाकिफ़ होता है। हम ये कहते हैं जी टीचर को अटेंडेंस के लिए फुल अथॉरिटी दी, टीचर को मार्क्स के लिए फुल अथॉरिटी दी। अब उसकी रीज़न क्या है? कि टीचर को पता है कि अगर मेरा बच्चा क्लास में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? टीचर को पता है कि अगर मेरा बच्चा एक क्लास में बहुत रेगुलर है, इसके बावजूद वो केयरलेस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? उसको फुल अथॉरिटी, फुल ऑटोनॉमी का मकसद ये है कि वो उसको चूँकि पता है उन सारे सेट ऑफ इश्यूज़ का, तो वो उसको आगे रेफ़र करता है। क्या टीचर्स को कोई स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है? मैं आ रहा हूँ उस हुँ, पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। जी सिर्फ़ अगर आप 2 मिनट दे दें। जी, अच्छा होगा क्या? टीचर उसको रेफ़र कर देगा साइकोलॉजिस्ट की तरफ, साइकोलॉजिस्ट उसको अपने अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेगा। ये है पहला सॉल्यूशन, जो मैंने आपको 2 सॉल्यूशंस की बात की और दूसरा सॉल्यूशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो क्या है? वो है टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। टीचर आपका जो है वो जब तक प्रॉपरली ट्रेन्ड नहीं होगा, ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर जब तक नहीं होगी, तक मसले हल नहीं होंगे। हमारे साथ मसला क्या है? हमारे मुआशरे के साथ इस वक़्त जो मसला चल रहा है, वो ये चल रहा है हुज़ैफ़ा कि हमारा जो टीचर है वो एजुकेटेड तो उतना है, एक्सपीरियंस भी उसके पास है, एक्सपोज़र भी उसके पास है, पेपर्स भी उसने पब्लिश कर लिए हैं, ठीक? स्टिल वो ट्रेन्ड नहीं है। आप यूके की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं, उनके डिफरेंट लेवल्स हैं ट्रेनिंग के टीचर के लिए। कि फलाँ लेवल पे अगर आप ट्रेन्ड हैं, तो आप फलाँ लेवल पे जाएँगे, अगर आप फलाँ लेवल के ट्रेन्ड हैं, तो आप इस लेवल के जाके स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास क्या है कि हमारे पास हैव यू डन योर मास्टर्स? यस, आई हैव डन इट। ठीक हो गया। एक्सपीरियंस है? जी सर, बिल्कुल है। कहाँ पे है? फलाँ जगह पे है। पब्लिश किया था? जी सर, किया था। कैसे किया था? वो जैसे भी किया था।
उसके बाद यू आर एलिजिबल। अब उसके बाद हुज़ैफ़ा को पता है या नहीं है, हुज़ैफ़ा इज़ नाउ ऑनवर्ड्स अ टीचर, फ़ारूक इज़ नाउ ऑनवर्ड्स अ टीचर। तो हमें एक्चुअली यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है हुज़ैफ़ा, कि हम उन टीचर्स को ट्रेन करें। हमने नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी किया ये इसका एक्सपेरिमेंट। 1 साल पहले हमने इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी डेवलपमेंट हमने बनाया। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी डेवलपमेंट बनाने का हुज़ैफ़ा वाहिद मकसद यही था कि हमारा टीचर जो हमारे पास है, उसको रिकरिंग बेसिस पे हम उसको ट्रेन करते रहें। ये नहीं कि उसको एक दफ़ा गर्मियों की छुट्टियाँ हुई, उसको ट्रेनिंग दे के और उसके बाद उसको फ़ारिग कर दिया, नहीं। रिकरिंग बेसिस पे ऑनगोइंग चलता रहता है साथ-साथ। ऑनगोइंग चलती रहती हैं हमारी ट्रेनिंग्स, और हमारी ट्रेनिंग्स साइकोलॉजिकल वेल बीइंग से लेके टीचिंग पेडागोजी से लेके रिसर्च स्किल्स से लेके एक-एक चीज़ को कवर करती हैं वो। भी देखें, ये अनफॉर्चुनेट एपिसोड तो अभी हुआ, ठीक है? हम अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले ही इस स्टूडेंट वेल बीइंग के ऊपर काउंसलिंग के थ्रू और एडवाइज़र्स के थ्रू हम ऑलरेडी इस पे जा चुके हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम हम इससे पहले इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। सिर्फ़ इसलिए कि हमारा एक-एक स्टूडेंट, देखिए, यूनिवर्सिटी के लिए वो हज़ारों बच्चा है, लेकिन अपने माँ-बाप के लिए वो एक बच्चा है। बिल्कुल। तो हमारे लिए एक्चुअली मैटर क्या करता है कि जब माँ-बाप ट्रस्ट करके आपके पास बच्चा अपना छोड़ के जाता है ना हुज़ैफ़ा, तो ये बड़े हौसले का काम है कि माँ-बाप ने आपके सुपुर्द कर दिया। माँ-बाप ने कहा कि ये बच्चा अब आपके सुपुर्द है। तो सुपुर्द होने का मतलब क्या है कि अब आपको देखना है कि बच्चे की वेल-बीइंग और बच्चे का ख़्याल कैसे रखना है। इस चीज़ को आप ओन करते हैं। हमें हर यूनिवर्सिटी को ओन करना चाहिए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें करती भी हैं। देखें, और इसका इसका मॉडल सर यूनिवर्सिटी गैप का ही कहाँ पे आता है फिर? है। ये आपने बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा कि ये गैप कहाँ पे आता है। होता क्या है, हर बच्चे के डिफरेंट सेट ऑफ इश्यूज़ हैं। हर बच्चा एक डिफरेंट, ज़ाहिर है कि कॉन्टेक्स्ट के साथ आपके पास आता है। जब वो बच्चा एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ आता है, टीचर एट टाइम्स उसको समझने में, एट टाइम्स इवन पेरेंट्स गलती कर जाते हैं। एट टाइम्स ये होता है कि बच्चे को समझते हुए पेरेंट्स गलती कर जाते हैं, उस्ताद गलती कर जाते हैं, और इक्का-दुक्का वाक़यात जो हैं, ये होते हैं। हाँ, ये इस चीज़ को हमें इक्का-दुक्का वाक़यात भी, जैसे मैंने कहा कि शायद यूनिवर्सिटी के लिए, शायद मुआशरे के लिए हज़ारों लाखों में से एक बच्चा है, लेकिन माँ-बाप के लिए वो एक ही बच्चा है, ठीक है? उन इश्यूज़ को हमें हैंडल करने के लिए बेसिकली हमारे टीचर्स जो हैं वो दे शुड बी एक्सपर्ट इनफ, वो इतने ट्रेन होने चाहिए, प्लस हमारे एडवाइज़र्स, हमारे काउंसलर्स, इन लोगों को हर वक़्त अपने बच्चों के साथ जो है वो इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, यही मसले का हल है। आपकी नज़र में डॉक्टर फ़ारूक एक यूनिवर्सिटी को आजकल के दौर में एक होलसम स्पेस कैसे बनाया जा सकता है किसी भी स्टूडेंट के लिए? जहाँ पे वो इतना फ्री फ़ील कर सके कि एक तो ये है कि वो इन इश्यूज़ को अप्रोच कर सके, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सके या कोई सेंटर है तो उस सेंटर में जा सके। कौन-सी एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सिटी को एक दूसरा घर बनाती है? देखो, यूनिवर्सिटी ना इज़ डिराइव्ड फ्रॉम यूनिवर्स, इट्स अ कंप्लीट यूनिवर्स इन इटसेल्फ, इट्स अ कंप्लीट यूनिवर्स, ठीक है? अच्छा, हमारे मुआशरे में सिर्फ़ यूनिवर्सिटी नहीं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेसिकली सबसेट है हमारे मुआशरे का ही। वही लोग हैं जो कि मुआशरे में हैं और वही लोग यूनिवर्सिटी में आते हैं। हमारे मुआशरे में ना हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी साइकोलॉजिकल इश्यू को ना हम मेंटल सिकनेस की तरफ ले जाते हैं। हम उसको सिकनेस कहना शुरू देखिए, मेंटल इश्यू होना और सिकनेस होना 2 डिफरेंट चीज़ें। हम इसको लेट्स नॉट टेक इट दैट वे। मैंने बड़े-बड़े समझदार लोगों को ये कहते हुए, ये इस तरह के आर्गुमेंट देते हुए सुना कि फलाँ आदमी जो है वो तो पागल हो गया, वो वो सिप्रालेक्स ले रहा है, वो फलाँ टैबलेट ले रहा है, वो फलाँ चीज़ ले रहा है। कम ऑन, हम बाकी हमें पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है ना, उसके लिए गोली लेते हैं ना, बिल्कुल। ब्लड प्रेशर होता है, कुछ भी ज़ुकाम होता है, कुछ भी होता है, उसके लिए टैबलेट लेते हैं। तो इसी तरह से आपका दिमाग है, के दिमाग पे डिफरेंट फेजेज़ आती हैं, डिफरेंट स्टेजेज़ आती हैं, दिमाग की भी उसी तरह से वेल बीइंग है। अच्छा, उस वेल बीइंग के लिए ट्रीटमेंट लेना, वो किसी थेरेपी के थ्रू, किसी ट्रीटमेंट के थ्रू, वो कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं है फॉर गॉड सेक। ये बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है, ये माँ-बाप को भी समझने की ज़रूरत है, और ये जो इश्यूज़ हैं, ये सिर्फ़ बच्चों के साथ नहीं है, ये बड़ों के साथ, ये आपके साथ भी हो सकते हैं, मेरे साथ भी हो सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है? कभी भी आपने फ़ील किया होगा, हम बैठे-बैठे कई दफ़ा फॉर नो रीज़न हम डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल, कोई ऐसा स्ट्रेसर भी नहीं होता। आपसे पूछा जाए, मेरे से पूछा जाए कि यार द द क्या चीज़ है जिसकी वज़ह से परेशान? ना आपके पास जवाब होगा, ना मेरे पास जवाब होगा। एट टाइम्स हमारे वो जो डोपामाइन लेवल और बाकी जो हमारे जो जो हार्मोन्स हैं, वो उनके लेवल अप डाउन होते हैं बॉडी के अंदर,
और हम उसको जो है वो समझने लग जाते हैं कि यार बंदा जो है वो पागल हो गया। सर, आपने बड़ी मज़े की बात की है क्योंकि मैं एक क्लास ले रहा था स्टूडेंट्स के साथ कुछ मार्केटिंग पे, तो आई टोल्ड देम कि बीइंग अ गुड मार्केटर मीन्स दैट यू हैव टू आल्सो बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट। फिर मैंने उनके साथ ना एक एग्ज़ाम्पल पेश किया। मैंने कहा एक बंदे को आप ले आओ किसी भी पुरानी जनरेशन से जो जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है। उसे अगर मैंने आपके सामने बिठा दिया, तो वो तो कहेगा यार ये एक प्लास्टिक की चीज़ को देख रहा है या शीशे की ग्लास को देख रहा है एंड विदिन 5 मिनट्स दैट पर्सन ऑन योर फेस विल सी कि खुशी भी है, गम भी है। 5 मिनट के अंदर ही आप रोगे भी एक रील देख के, आप हँसोगे भी एक और रील देख के, आपकी इतनी वोलेटिलिटी आ गई आपके इमोशंस में, जो कि आई थिंक प्रोबेबली द फर्स्ट जनरेशन इन हिस्ट्री टू एवर एक्सपीरियंस दिस। जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ अब फेस्ड हैं। Within 5 minutes, you can laugh at one thing, then you can cry over Gaza, then you can look at another comedian making some joke about something else, then you can feel hunger जब आप कोई फूड वाली रील देखोगे। आप वो एक्सपीरियंसेस को स्वाइप करते जाओगे और 5 मिनट के अंदर आपने एक फुल रेंज ऑफ एक कॉकटेल ऑफ इमोशंस जो है आपने एक्सपीरियंस कर लिया। तो हाउ इनसेन इज़ दैट मतलब आजकल के दौर में जिसमें हम हैं तो ऑब्वियसली यू आर वेरी राइट देयर विल बी वोलेटिलिटी इन इमोशंस उसमें सैडनेस भी नेचुरल है फील करना। हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा नेचुरल है फील करना। फिर आई थिंक द एब्सेंस ऑफ इमोशन वुड बी समथिंग कि अच्छा अब क्या हो रहा है मेरे साथ? वो खामोशी ही नहीं है जब। जब वो खामोशी आएगी फिर होगा कि यार अब मेरे साथ कोई बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ये जो है ना मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये जो जनरेशन है ना, इसकी परवरिश सिर्फ़ वालिदैन ने नहीं की। हमारी परवरिश हमारे वालिदैन ने की थी। हमारे से बड़ों की परवरिश भी उनके वालिदैन ने की थी। इस जनरेशन की परवरिश सिर्फ़ वालिदैन ने नहीं की है। जनरेशन की परवरिश भाई आपका जो डेटा, आपके पास जो इंटरनेट की एक्सेस, आपकी ये जो साइबर एडिक्शन और इन सारे मामलात ने एक्चुअली आपके बच्चे की परवरिश की है। अच्छा अब उस परवरिश में कौन-कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स थे? तो बच्चे की एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन किस-किस चीज़ तक थी, हमें नहीं पता और वो बच्चा उसके मुताबिक जो है वो बच्चा फिर बिहेव करता है। जब वो बच्चा बिहेव करता है, फिर हमें उसका बिहेवियर समझ नहीं आता। तो फिर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब इस बच्चे के प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनको मैं रिज़ॉल्व कैसे करूँ, इसको मैं एड्रेस कैसे करूँ? आप इसको एड्रेस उस वक़्त करें कि जब उसकी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आपको पता हो। वो कहाँ-कहाँ से वो कौन-कौन सी ट्रेनिंग वो बच्चा वो ले रहा है, ठीक है? अब तो आपके फिंगर टिप्स पे है हर तरह की इंफॉर्मेशन, ठीक है? जैसे आपने कहा कि वो एक ही वक़्त में वो हँस भी रहा है, वो रो भी रहा है, वो बाकी सारे इमोशंस भी उसके आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो इस जनरेशन को जो है वो डील करना जो है, वो आसान नहीं होगा। इस पे आर्ट्स एंड कल्चर कितना रोल प्ले करता है? अब आप बाकी सोसाइटीज़ को देखें या रीजन्स को देखें, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, तारे ज़मीं पर, थ्री इडियट्स, गुड विल हंटिंग, देयर आर लॉट ऑफ मूवीज़ दैट हैव एक्चुअली बीन मेड, रियली वेरी आउट क्लास मूवीज़, जो इस टॉपिक को बड़ी खूबसूरती से बताती हैं। दैट मे बी इट्स ओके, दैट मे बी स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी बहुत प्रेशर है। पाकिस्तान में एक थोड़ी-सी इसकी किल्लत नज़र आती है, इस एक ओपन डायलॉग की रिगार्डिंग दीज़ टॉपिक्स। सफ़र पहले तो इस पे तरफ आने से पहले ना थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड कल्चर ये तो मेरी दुखती रागवे थी। आर्ट एंड कल्चर ना जिस मुआशरे में नहीं होती ना, वो मुआशरा घुट जाता है, वो फिर सफोकेट होने लग जाता है। हमारा मसला ये है कि हमारे मुआशरे से आर्ट एंड कल्चर निकल गया और फिर ये थैंक्स टू इंटरनेट उसकी वजह से स्पोर्ट्स भी निकल गई। हमारी एक्टिविटीज़ निकल गई। हमारे पास लाइब्रेरीज़ खत्म हो गई, हमारे पास आर्ट एग्ज़िबिशन्स खत्म हो गई, हमारे पास म्यूज़िक खत्म हो गया, हमारे पास आपके स्कल्पचर खत्म हो गए। हमारे पास कौन-सी चीज़ है जो बाकी रह गई? बिल्कुल। बस हमारे मुआशरे में हमने कोई एक्टिविटी छोड़ी ही नहीं है, ठीक है? और वो एक्टिविटीज़ जब सारी की सारी हमने एक-एक करके हमने ख़त्म कर ली, तब उसके बाद हम ये ढूँढ रहे हैं कि अब बच्चे को किस काम पे लगाएँ? बच्चे को आप यकीनन आप मज़हब की तरफ भी लगाएँ, बाकी चीज़ों की तरफ भी लगाएँ, लेकिन विद अ बैलेंस, उसकी लाइफ़ में बैलेंस लेके आएँ। एज़ अ रिज़ल्ट फिर होगा क्या कि फिर स्ट्रेसेस आएँगे, ठीक है? दूसरी बात जो आपने भी की कि आर्ट एंड जो कल्चर है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मूवीज़ बनती हैं, लोग उन मूवीज़ से इंस्पिरेशन लेते हैं। आपने बात की तारे ज़मीन पर की बात की, थ्री इडियट्स की बात की, बाकी आपने बात की। मैं 100% इस बात से एग्रीड हूँ कि इससे अच्छा मीडियम और नहीं है, लोगों तक अपनी बात को कन्वे करने का। डायरेक्टली हम जब बात करते हैं ना हुज़ैफ़ा, मैं ये बात कर रहा हूँ ना, मेरी इस बात को सुनने के लिए ना
आपकी 1% यूथ्स भी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होगी। हमने खुश्क बातें सुन के, प्रोफ़ेसर की बातें सुन के हमने क्या करना? हमने हुज़ैफ़ा की बातें सुन के क्या करना? यही बात अगर 30 सेकंड्स की रील में की जाए ना, तो शायद वो बच्चा जो है वो भाग के करे, भाग के उसको सुने, ठीक है? यही बात अगर किसी मूवी में अगर आ जाए, तो वो बच्चा उसके लिए वो ज़्यादा वो बात वो उसको अपील करे। वो हम अक्सर प्रोग्राम्स में जाते हैं और अक्सर वो पॉडकास्ट और वो सारे वो कहते हैं, वो अक्सर वो लोग वो एंकर वो कहते हैं सर वो बात ये है कि आप लोगों के लिए तो उस तरह से हमारे पास लाइक्स नहीं आते, ठीक है? अब वो हमारे लाइक्स कैसे आएँगे? हुज़ैफ़ा हमने बात करनी है जो उस पे लाइक्स नहीं आएँगे, उस पे यूथ उसको लाइक नहीं करती है, हम लू यूथ की उस प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है अब। तो हुँ, जो यूथ की प्रायोरिटी लिस्ट में जो चीज़ें हैं, आपको उनके थ्रू उसको वो मीठी गोली देनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है? आप उसको कड़वी गोली डायरेक्ट नहीं दे सकते। हमारी जो बातें हैं ना, जो बातें मैं कर रहा हूँ, जो बातें आप हुँ, कर रहे हो, ये कड़वी गोली हैं। हुँ। कड़वी गोलियाँ वो कहते हैं वो लिटरेचर में वो कहते हैं यूफेमिस्टिक टच। उसको यूफेमिज़्म उसमें यूज़ करके उसको उसको कड़वी गोली को मीठा करके बिल्कुल और ऐसा ही वो है। आप उसको दें हुँ, और उसका सबसे जो बेस्ट जो मीडियम है, वो ये मूवीज़, आर्ट एंड कल्चर डेफिनिटली दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो बेसिकली मज़ीद हमें शॉर्ट फ़ॉर्म कंटेंट चाहिए यूथ के लिए, जो उनके लिए ईज़िली डाइजेस्टिबल हो, जिसके अंदर वो हिडन मीनिंग हो, जो वो एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी वंडरफुल। या मैं सोच रहा था कि फिर हम किसी फूड ब्लॉगर के साथ निकल जाएँ, उनके साथ हम रील बनाएँ, खाने की भी बात करें, साथ में एक अपीलिंग चीज़ भी डाल दें और साथ में मेंटल हेल्थ पे भी बात कर लें। देखिए, आपको हुँ, हर वो काम करना पड़ेगा जो आपकी यूथ की प्रायोरिटी है और आपको उस तरीके से उसको वो मैसेज देना पड़ेगा, हुँ, ठीक है? अगर आप उसको अब ये इतनी ये यूथ जो है ना वो इतनी वो क्लेवर है और स्मार्ट है। वो एक मिसाल वो हम वो द देते होते हैं वो 2-3 बच्चे थे शरारती तो वो पढ़ते नहीं थे। तो उनके लिए वो टीचर उनके पेरेंट्स ने वो हायर किया और टीचर ने जो है वो उनको पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे पढ़ते नहीं थे। तो वो टीचर ने उनको कैंडीज़ दी। उन्होंने कहा कि बेटे ये लो ये कैंडी। एक और दी। उसने कहा कितनी हो गई? उसने कहा जी 2 हो गई। तीसरी कैंडी दी। उसने कहा 3 हो गई। ठीक है? तो थोड़ी देर के बाद टीचर ने ना 3 में से 1 कैंडी जो है वो उसने निकाल ली। उसने कहा बताओ कितनी रह गई? तो वो साथ एक छोटा-सा बच्चा जो है ना शरारती सा बैठा हुआ था। कहता ओए ना दसी मास्टर पढ़ान लग गई। देखो हुज़ैफ़ा ये जो जनरेशन की बात हो रही थी कि सही। ये जनरेशन जो है ये बड़ी स्मार्ट जनरेशन है। वो एक ना वो कौवे के बच्चे की ना मुझे कहानी याद आती है। वो ना कौवा जो है ना वो अपने बच्चे को वो बता रहा था कि तरीका क्या है अ, उड़ने का और दुनिया में रहने का ना तो उसने कहा कि ये इंसान जो है ना ये बड़े ज़ालिम लोग हैं। तो ये जैसे ही इंसान जो है ना वो थोड़ा-सा नीचे झुके ना तुमने उड़ जाना है। इसका मतलब ये है कि वो पत्थर उठाने के लिए नीचे झुक रहा है तो तुमने उड़ जाना है। वो बच्चा उसका कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन अगर पत्थर उसके ऑलरेडी जेब में हो तो फिर मैं क्या करूँ? उसने कहा बेटे अब तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम यू आर गुड इनफ टू गो। तो ये जो जनरेशन है ना, ये दैट इज़ हुँ, एक्चुअली दैट गुड इनफ टू गो कि हुँ, इनको हमारे से एक स्टेप आगे की बात का जो है वो इनको पता होता हुँ, है। इनको पता होता है कि आप जो बात करने लगे हैं ना, वो अक्सर ना मैं अपने बच्चों को बात समझाने लगूँ ना, तो वो बच्चों के साथ चूँकि आपका फ्रैंकनेस लेवल डिफरेंट होता है, तो वो मेरी बड़ी बेटी है वो मैं अभी बात शुरू करता हूँ तो वो अक्सर वो कह देती है कि मुझे पता है कि अब आपने क्या कहना है। तो मैंने उसको ऐसे ही एज़ अ टेस्ट केस मैंने उसको एक दफ़ा कहा मैंने कहा मुझे बताओ मैं क्या कहना था? उसने कहा जी ये कहना था। आई थॉट दैट वाज़ एक्ज़ैक्टली द सेम। ये जो बच्चे हैं ये बहुत नेक्स्ट लेवल के बच्चे हैं। तो ये नेक्स्ट लेवल के बच्चों को डील करने के लिए जो है वो हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। पुरानी टेक्नीक्स के साथ ये नहीं हैंडल होंगे आपसे। और वही फिर आपकी बात आती है कि जी कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड द टीचर्स ट्रेनिंग फैसिलिटी एज़ वेल के मॉडर्न टेक्नीक्स को सीखना और अप टू डेट रहना, अपने स्टाफ को भी इंश्योर करना कि अप टू डेट रहे। आपका जो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है नून इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उनका कितना बड़ा रोल रहा है इन द ट्रेनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ योर फैकल्टीज़? देखिए ये सारे का सारा रोल इसमें तो एक्चुअली होता ही साइकोलॉजिस्ट का है, कि साइकोलॉजिस्ट ही एक्चुअली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ना हम नॉर्मली अनफॉर्चुनेट बात है कि हम आम तौर पे ना साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा बड़ा इग्नोर्ड डिपार्टमेंट हुआ करता है हर यूनिवर्सिटी में, ठीक है? और चूँकि फीमेल डोमिनेटेड हमेशा से डिपार्टमेंट ये होता है, हम गवर्नमेंट कॉलेज में होते थे, 49 बच्चियाँ होती थी, 1 बच्चा होता था। पंजाब यूनिवर्सिटी का आप जाके देख लें, वहाँ पे इस तरह था, कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में इस तरह से था।
हमेशा से इसमें फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा इंक्लाइंड रहीं साइकोलॉजी पढ़ने में, पढ़ाने में और इस सारे मामलात में। जबकि मैं ये समझता हूँ कि इसको मेल्स को भी इसको उतना ही शायद उससे ज़्यादा इसको करना चाहिए सिंस दे आर मोर इमोशनली स्टेबल। ये रिसर्च भी कहती है कि मेल आर एक्चुअली मोर टुवर्ड्स इमोशनल स्टेबिलिटी के हवाले से मेल्स जो हैं वो बेहतर हैं, ठीक है? लेकिन अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो हमारे पास माशाल्लाह चूँकि वी हैव द एक्सपर्ट्स क्लिनिकल साइकोलॉजी के और अभी बल्कि वो इसकी मेंटल वेल-बीइंग के ऊपर फैकल्टी की वो 3 डेज़ ट्रेनिंग जो है वो अभी उन्होंने अरेंज की हुई मैं आते हुए देख रहा था। शायद आने वाले 5 या 6 दिनों में। उनकी जो ट्रेनिंग है वो हमने उसको रखा हुआ है फॉर द रेस्ट ऑफ द फैकल्टी हू वांट टू जॉइन अस फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटीज़ एज़ वेल। सर मुझे ये बताएँ, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप बच्चों को कोई स्पेस देते हैं जहाँ पे वो अपने आप को इस तरह एक्सप्रेस कर सकें या वन ऑन वन कर सकें? या अगर किसी बच्चे ने फ़ील किया है कि दे आर हैविंग अ रफ टाइम, मेबी उसका कोई पर्सनल इश्यू हो सकता है घर से, तो आप बच्चों को कोई लीनिएंसी, रिलैक्सेशन देते हैं फ्रॉम देयर क्लासेस या फ्रॉम देयर एजुकेशनल स्टफ? डेफिनिटली देखो वन्स द इश्यू इज़ हाइलाइटेड, वी टेक इट वेरी सीरियसली। मतलब उसमें ये नहीं है कि हम उसको उसी तरह से रिजिड रहते हैं। अच्छा इसमें बड़ी मज़े की बात है, इसमें एचईसी भी रिलैक्स्ड है, इसमें यूनिवर्सिटी के पास भी बहुत सारे राइट्स हैं, इसमें टीचर के पास उन सबसे ज़्यादा राइट्स हैं। उस बच्चे को काउंसल करने के लिए, उस बच्चे को हैंडल करने के लिए, सिर्फ़ हमें समझने की ज़रूरत है। और इस समझने से एक स्टेप आगे जाके हुज़ैफ़ा मैं एक बात करूँ, आपने मुसलसल जो बातें की, आपने बच्चों की साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग की बातें की। आपने अभी तक जो बात नहीं की और जो हमारे मुआशरे में अभी तक नहीं हो रही, मैं उस तरफ हमेशा तवज्जो आप लोगों की सबकी करवा रहा हूँ और वो है टीचर की वेल-बीइंग भाई। टीचर की वेल-बीइंग नहीं होगी, बच्चे की वेल-बीइंग नहीं होगी, मार्क माय वर्ड्स। टीचर अगर आपका स्ट्रेस्ड है, टीचर के अगर साइकोलॉजिकल मसाइल हैं, टीचर अगर आपका 100% डिलीवर नहीं कर रहा, देयर इज़ नो वे कि आप बच्चे की साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग आप इंश्योर भी करवा लो। तो और ये ऐसा आजकल आप मुझे बताएँ कि ब कौन-सा आपने ऐसा बंदा देखा है जो स्ट्रेस फ्री फिर रहा हो इन टुडेज़ एज? देखिए, स्ट्रेस फ्री बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ओवरऑल स्ट्रेस है सोसाइटी में। लेकिन देखो टीचर जो है ना, टीचर जनरेशंस बनाता है। अच्छा अगर टीचर स्ट्रेस्ड होगा ना, टीचर अगर उस स्टेट ऑफ माइंड में होगा कि जहाँ पे वो नॉर्मल नहीं है, आपकी ना बॉडी से, आपकी पर्सनैलिटी से एक वाइब्स आती है, ठीक है? वो वाइब्स आपसे जो है वो हर वक़्त वो एमिट हो रही होती है। अच्छा वो नेगेटिविटी है, पॉज़िटिविटी है, वो लर्निंग के हवाले से है, वो कोई भी किसी भी किस्म की वो वाइब्स है। ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है वो हम यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे हँसेंगे ना, बाकी लोगों को ऑटोमेटिकली रूम के अंदर एक वाइब्स जाएँगी कि यहाँ पे रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट। हम अगर सीरियस होके इस तरह से अगर बैठे होंगे ना, उसकी वाइब्स होंगी। टीचर की वाइब्स जो है वो बच्चा कैरी करता है। टीचर की वेल बीइंग पे अगर काम नहीं होगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आएगा, भाई जो मर्ज़ी कर लें आप। इस तरह की 5,000 पॉडकास्ट और कर लें, 5,000 टीवी प्रोग्राम्स कर लें, 10,000 सेमिनार कर लें, ट्रेनिंग्स कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। टीचर की वेल बीइंग इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ से चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा। वहाँ से शुरू करेंगे, टीचर मैसेंजर बनेगा और अल्टीमेटली बच्चे की वेल-बीइंग जो है वो इंश्योर होगी। इसी असम्पशन के साथ मैंने जो आपको ये बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी डेवलपमेंट जो हमने जो बनाया था, सिर्फ़ इसी असम्पशन के साथ बनाया था। ठीक है? अच्छा और फिर इम्पोर्टेंट पता है क्या? हम ये समझते हैं कि टीचर की वेल-बीइंग इंश्योर होगी अगर उसकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। तनख्वाह एक फैक्टर है, उन हज़ारों फैक्टर्स में से तनख्वाह एक फैक्टर है। वो बाकी भी सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तनख्वाह डेफ़िनिटली मैं नहीं कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। उसके लिए जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं प्लीज़ फॉर गॉड सेक टुडे इज़ द टाइम और अल्लाह ना करे आज हम बैठे हुए हैं कि बच्चों के केसेस को डिस्कस करने के लिए कि ये बच्चों के साथ ये हुआ। अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी स्टेज आए कि किसी टीचर के साथ कोई ऐसा मिसहैप हो। जब टीचर के साथ अल्लाह ना करे, मेरे मुँह में खाक, अल्लाह ना करे कि टीचर के साथ ऐसा कोई मिसहैप हुआ, तो मुआशरे में इससे भी ज़्यादा अनरेस्ट होगा और वो अनरेस्ट बच्चों में आएगा। तो प्लीज़ हमें हमारी अपनी यूनिवर्सिटी को हम देखिए हम जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम इस वक़्त 272-73 इस वक़्त यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, जिनमें से एक हम भी हैं। ये हर यूनिवर्सिटी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने टीचर की वेल-बीइंग के ऊपर काम करे। फिर ग्रेजुअली अपने स्टूडेंट की वेल-बीइंग के ऊपर आए। अगर ये हो जाए, तो मेरा ख़्याल है कि हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो ऑटोमैटिकली एड्रेस हो। तो बात तो आपने बड़ी अच्छी की है डॉक्टर फ़ारूक, लेकिन
वो पॉज़िटिव मेंटल एटीट्यूड कहाँ से आएगा लोगों में, मुआशरे में कहाँ से आएगा? इस स्ट्रेस से हम लोग आगे किस तरह सोचेंगे? हाउ विल वी लर्न टू बी मोर काम? आपने तो सिर्फ़ लाहौर की सड़कों पे निकलना है छुट्टी टाइम पे, आपको लोगों का स्ट्रेस फिज़िकली नज़र आएगा। जिस तरह लोग कटिंग कर रहे होंगे गाड़ियों पे, बाइक्स पे, हल्का सा किसी की गाड़ी टच हो जाएगी तो वहाँ पे गाली-गलौच शुरू हो जाएगी। ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। हम ओवरऑल ये रिफ़ॉर्म किस तरह लेके आ सकते हैं कि पीपल आर मोर काम, दे आर मोर एक्सेप्टिंग ऑफ वन अनदर, दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन अनदर। ये किस तरह आएगा? हुज़ैफ़ा देखो मेरी ना पीएचडी वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है। अच्छा, अमेज़िंग। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या है कि जो स्ट्रेस है ना, जो आम तौर पे जो एम्प्लॉयी को आता है, उसका कोई 60-70% जो है ना, वो दैट इज़ कॉज्ड बाय द वर्कप्लेस इटसेल्फ। बहुत सारे अनरीज़नेबल बॉस की डिमांड, फकी वर्किंग कंडीशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से स्ट्रेस था। वर्कप्लेस पे वो स्ट्रेसेस जो हैं, उस पे थोड़ा-थोड़ा सा काम करके उन स्ट्रेसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर ये है, कुछ ऐसे स्ट्रेसेस होते हैं कि जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, आपके लिए अनकंट्रोलेबल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है? वो घर से एक स्ट्रेस लेके आ रहा है। अब घर से अगर कोई आदमी जो है वो बेगम के साथ लड़ के आ रहा है, तो वो उस स्ट्रेस का तो हमारे पास हल नहीं है डेफिनिटली। कोई उसके घर में पेरेंट्स सिक हैं, कोई और मसला चल रहा है। अगर उसके कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन होता क्या है कि वो उस प्रोपोर्शन में हम उसको रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए एज़ अ यूनिवर्सिटी कि हम उसको, चूँकि हमारा जो टीचर है, वो ऑर्डिनरी वर्कर नहीं है, दैट्स अ नॉलेज वर्कर। बिल्कुल, अब जब वो नॉलेज वर्कर है ना, तो नॉलेज वर्कर ये बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। टीचर्स जो है ना जी, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, टीचर बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। ये रूटीन का फैक्ट्री वर्कर नहीं होता। इस टीचर को हैंडल करने के लिए आपकी टेक्निक्स ही और हैं। इस टीचर के स्ट्रेसेस को हैंडल करेंगे अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी का और पूरे मुल्क का, हमारे कल्चर का, हमारी सोसाइटी का एक जो वेल बीइंग का जो लेवल है वो डिफरेंट हो जाएगा। हमें जो है वो मुझे बहुत सारे प्रोग्राम्स में इनवाइट किया लोगों ने, करते भी हैं। वो कहते हैं जी कि आके स्टूडेंट की वेल बीइंग के ऊपर बात करें। ठीक है यार, स्टूडेंट की वेल बीइंग के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है बात करना। लेकिन जिसने चेंज लेके आनी है ना, वो जो चेंज एजेंट है ना, वो टीचर है। उसकी वेल-बीइंग पे उससे पहले बात करना ज़रूरी है और फिर बाद में बात स्टूडेंट पे आएगी। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो होती हैं। आई थिंक फैकल्टी स्टूडेंट क्रिकेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स ऐसे होते हैं जिसमें फैक बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत थोड़े ही होते हैं, जिसके अंदर फैकल्टी को मौका मिलता है अपने ही टीचर्स के साथ पार्टिसिपेट करने का किसी भी गेम में। आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत चीज़ मेमोरेबल होती है। आई पर्सनली फ़ील कि उस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा ना कि सेमेस्टर सिस्टम की ब्यूटी यही है। वो यही है कि आप स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन मैक्सिमम लेवल पे होना चाहिए। बॉन्डिंग के ज़्यादा मोमेंट्स होने चाहिए। हाँ, अगर बॉन्डिंग के, मैं वो लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में बात कर रहा था कि हमारे टीचर हमारे साथ फुटबॉल भी खेलते थे, हमारे साथ गप्पे भी लगाते थे, हमारे साथ वॉक भी करते थे, हमारे साथ कार्ड्स तक बैठ के खेलते थे। लेकिन जैसे ही वो क्लास में जाते थे, दे यूज्ड टू बी द प्रोफेशनल टीचर्स। उसके बाद आप एक्सपेक्ट ना करें कि टीचर जो है वो आपको किसी किस्म का रिलैक्सेशन इसलिए दे देगा कि रात को डिनर पे आपके साथ। हमें इस वक़्त जो है वो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारा टीचर जो है, वो जब उसको पता होगा अपने रोल्स एंड ड्यूटीज़ का, वो जब उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, उसको पता होगा कि कंप्रोमाइज़ नहीं करना है ऑन द बेसिक्स। ऑटोमैटिकली चीज़ें आप देखिएगा कि आपकी बेहतरी की तरफ जाएँगी। डॉक्टर फारूक, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज़ शो। आई थिंक आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की एंड आई थिंक द वन की टेक अवे मैसेज इज़ हैप्पियर एंड more mentally resilient teachers that would contribute to a positive change apart from what we've been seeing so far. And I think the other thing is that before we let you go, I would definitely love it if you could share a message for our students and for our teachers as well, on how to adopt that positive mental attitude. सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग जो है इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि पेरेंट्स को पता हो कि मेरा बच्चा जो है, अगर मैं उसको स्कूल में भेज रहा हूँ, कॉलेज में भेज रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में भेज रहा हूँ, मेरा बच्चा वहाँ पे क्या कर रहा है? घर में जब मेरा बच्चा है, वो क्या कर रहा है? और अगर मैंने उसको यूनिवर्सिटी में भेजा है, तो वहाँ जाके मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर वक़्त उसके साथ रहें, लेकिन एट लीस्ट गेट इन टच विद दैट किड। जब वो बच्चा यूनिवर्सिटी में आ गया, वो बच्चा अब ज़िम्मेदारी है यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ पे उस्ताद का रोल आता है। उस्ताद को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है, वो इस वक़्त किन साइकोलॉजिकल मसाइल से गुज़र रहा है। अगर उस्ताद और माँ-बाप दोनों अपना-अपना रोल ईमानदारी के साथ कबूल कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई मसला आएगा। और ये जो मसले आ रहे हैं, ये सिर्फ़ इस वजह से आ रहे हैं कि शायद कहीं न कहीं हमारे से भूल हुई है एज़ अ पेरेंट, शायद कहीं हमारे से भूल हुई है एज़ अ उस्ताद। अगर हम अपने-अपने रोल को प्रॉपर तरीके से, मेरा ख़्याल है, अदा करते रहें, मेरा ख़्याल है कि ये बहुत छोटे मसाइल हैं। अल्लाह ताला खैर करे। इस जनरेशन ने इस मुल्क को बनाना है, इस मुल्क को सँवारना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, और कोई वजह नहीं है कि ये जनरेशन जितनी इंटेलेक्चुअली जितनी स्ट्रॉन्ग है, ये जनरेशन हमारे मुल्क को इंशाल्लाह आगे ले जाने की, इसमें बहुत बड़ी सलाहियत मौजूद है। Inshallah, inshallah. Thank you very much, Dr. Farooq.